प्रॉपर्टी टैक्स पर डीएपी के रहनुमा गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग पहले से ही मुश्किलात के शिकार हैं। यहाँ की माशी हालत पहले ही खराब है। बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ गई है। माशरे के हर तबके को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स लगाना मुनासिब नहीं है। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं तो टैक्स कैसे देंगे। इसलिए जब तक हमारी माशी हालत बेहतर नहीं हो जाती, इसको रोकना चाहिए। कश्मीर में गुज़श्ता 33 बरसों से जो हालात हैं, हमारे इक़्तिसादी हालात जो हैं मिलिटेंसी की वजह से जो ख़राब हो गए हैं, बेकारी बेरोज़गारी कई हज़ार गुना बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी वो हालत नहीं है। इन बरसों में हमारा जो टूरिज़्म है वो भी बहुत सफ़र हुआ। हमारा हैंडीक्राफ्ट वो सफ़र हो गया। हमारा जो हार्टिकल्चर था वो सफ़र हो गया। तो चारों तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम को नुकसान हुआ है। तजारत जो करने वाला तजारतकार था उसको नुकसान हुआ, चाहे वो जम्मू का हो कश्मीर का हो। ट्रांसपोर्टर जो है उसको नुकसान हो गया। कोई तबका दुकानदार हो उसको नुकसान हो गया। कोई जम्मू कश्मीर का एक इंसान नहीं है लखनपुर से लेकर और टंगदार तक जिसका नुकसान नहीं हुआ। और इन हालात में अब हम उनसे ज़मीन भी छीन लें, उन पे बिजली का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका घर घर का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ाएं, तो लाएंगे कहाँ। आमदनी का ज़रिया बहुत कम हो गया है इन 33 सालों में। और गुज़श्ता 4-5 सालों से जब से आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ या यूटी बनी और उसके बाद कोविड आ गया और कमर टूट गई है लोगों की। तो बहुत सारे हमारे अवाम हैं, राशन जो 35 किलो था वो 5 किलो हुआ। तो किसी किस्म की राहत हमारे लोगों को नहीं है, किसी किस्म की आमदनी नहीं है। जहाँ आमदनी नहीं है तो टैक्स कैसे भरेंगे। इंसान टैक्स भरने में कोई, हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे लोगों को, लेकिन पहले आमदनी तो हो। हम जानते हैं कि टैक्स भी हमारे लिए काम आएगा, लेकिन लोगों के लिए वो सकत होनी चाहिए, वो पैसा होना चाहिए। अभी तो खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए, तो टैक्स कहाँ से दें। तो इसलिए मैं सरकार से अपील करूँगा कि इसे कुछ 4-5 साल तक अभी रोकना चाहिए, जब तक हमारी इक़्तिसादी हालत बेहतर न हो। टूरिज़्म 5-6 साल मुतवातर चले, मुसलसल चले। गुलाम नबी आजाद ने कोकरनाग में खिताब करते हुए कहा कि यह पहली बार हुआ है कि एक पुरानी रियासत को यूटी में तकसीम किया गया। आजाद ने कहा कि नामसाइद हालात और दहशतगर्दी की वजह से लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने प्यारों को खो दिया है। लोग 30 साल से परेशान हैं। आजाद ने कहा कि अगर लोग इनकी पार्टी को वोट देंगे तो वो दोबारा रोशनी एक्ट पास करेंगे और छीनी गई जमीन लोगों के हवाले कर दी जाएगी। आजाद ने कहा कि उन्होंने रोशनी स्कीम जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात को मद्देनजर रखते हुए पास कराई थी। जब घर के 2 आदमी थे, आज उसके 100 आदमी बन गए हैं। वो 100 आदमी उस जमीन पे नहीं रह सकते, न घर बना सकते हैं, न खेती कर सकते। इसलिए जो जिस जमीन पे था सरकारी जमीन, मैंने उसका मालिक बना दिया था। असेंबली ने पास किया था, चुने हुए नुमाइंदों ने, चुनी हुई सरकार ने वो फैसला किया था हमारे लोगों की गुर्बत और जहालत को दूर करने के। कम से कम उनके पास घर तो हो, जमीन तो हो, एक दुकान रखने के लिए, छोटी दुकान के लिए जगह हो, सब्जी अपने खाने के लिए जो महंगा है, महंगी सब्जी उस पर भी टैक्स है, कम से कम अपने घर में सब्जी लगा सके। ये कौन सा तूफान हो गया। हमने किसी दूसरे मुल्क को तो जमीन नहीं दी,
हमने अपने घर के अपने भाइयों को दी। वो मेरा हिंदू भाई है, वो मेरा एससी भाई है, मेरा एसटी भाई है, मेरा कश्मीरी भाई है, गुजर बकरवाल भाई, वो गरीब का, वो देहात का है, वो जम्मू का है, कश्मीर का। जमीन इंसान के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में इतनी जानवर दुनिया चीज बनाई। अदा करता हूं, अगर हमारी सरकार आई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया, हम उस रोशनी बिल को दोबारा असेंबली में पास करें। उधर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने प्रॉपर्टी टैक्स पर रद्दअमल जाहिर किया। इनका कहना है कि हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर ये फैसला लिया जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी की सरकार बनी तो इस तरह के तमाम इक़दामात का रिव्यू किया जाएगा। एक बात जो सरकार कहती है कि साहब हमारे पास फंड्स नहीं हैं, दूसरे लहजे में कहती है कि भारत सरकार इतने फंड्स दे रही है कि हम खर्चा नहीं पा रहे हैं। अब मैं किस पे अमल करूं? क्या वो बात सच है कि भारत सरकार इतने फंड्स दे रही है कि हम खर्चा नहीं पा रहे, कि इस पे अमल करूं कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं? नंबर एक। नंबर दो, बात रही प्रॉपर्टी टैक्स की। जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, अगर ये मशवरा किया जाता, स्टेक होल्डर जो है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, टाउन एरियाज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, अगर उनसे किया गया, क्यों चुने हुए नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं? ये तो खुद कहते हैं हमारी अचीवमेंट ही है कि हमने वो इदारे डेमोक्रेटाइज किए, तो उनको क्यों नहीं पूछा गया, उनको ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया? ये चीज़ें एक चुनी हुई सरकार पे छोड़ना चाहिए। चुनी हुई सरकार आएगी, जो करना होगा वो करेगी। और मैं आपको आज बता देता हूँ, अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी की सरकार आएगी। मैं आपको आज बताता हूँ, ये मैं कोई बड़ी बांग दावा नहीं कर रहा हूँ। ये लोगों के जो जज्बात हम देख रहे हैं, ये चीज़ें रिव्यू होंगी। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि उनकी पार्टी गैर मकामी लोगों को जम्मू कश्मीर में आबाद नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के आईन ने हमें अपने हुकूक बचाने का हक दिया है। बुखारी ने कहा कि मैं वज़ीर दाखिला अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बेदखली का अमल रोक दिया। चुनाव होने चाहे बहुत ही ओवरड्यू हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ से विड्रॉ होते हैं, कहाँ से नहीं, मेरा इसमें मानना है ये बेहतरीन सरकार में जो लोग हैं उनका दे शुड टेक अ रिव्यू और उसके बाद करना चाहिए। दिस इज़ अ वेलकम स्टेप, बट दे शुड फर्स्ट सी कि जहां ये खाली इसलिए चोंचला नहीं होना चाहिए कि चुनाव करने हैं या नहीं करने। हमें किसी को दुनिया में दिखाना नहीं है, नॉर्मल सी है। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगना चाहिए और हमें लगता है हम इस वक्त हालात बहुत ठीक हुए हैं और मैं मुबारकबादी सिक्योरिटी फोर्सेस को देता हूँ। ये मैं आपको लोगों को भी देता हूँ, क्यों अगर लोग बिहेव नहीं करेंगे। आप देखिए, इन्होंने हमारे सीनों पे खंजर चलाए, हमारे आशियाने तोड़े गरीबों के, लेकिन कहीं आपने सुना हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा? मैं ये मानता हूं जीत है हमारी। अगर जीत है, जीत कहीं पे आपने ये नहीं देखा कि कोई एंटी नेशनल नारा हुआ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल सिचुएशन। मैंने पिछली बार जब यहाँ ऐसे ही ज्वाइनिंग थी तो बात की थी कि साहब एक भी गैर रियासती बाशिंदे को यहाँ नहीं रहने देंगे। अल्ताफ बुखारी ने कोई सिडेशन वाली बात नहीं कही थी, अपनी पार्टी ने। क्यों? हम ही लोग तो वो हैं जो दिल्ली गए 8 मार्च को और हमने उनको कहा, उन्होंने नहीं ढूंढा, हम लोग गए। इसी तरह लैंड पे हमने इनके साथ काम किया। 95% लैंड ऑफ जम्मू कश्मीर कैन नॉट बी सोल्ड टू एनीबॉडी अदर देन द डोमिसाइल्स ऑफ J&K, 5% फॉर द इंडस्ट्रीज। तो मैंने गलत क्या कहा? हमें बड़ी कोशिश की गई जम्मू और कश्मीर को लड़ाने की, लड़े? कभी नहीं लड़ेंगे। क्यों? वी आर historically one, we are geographically one, our problems today are same। यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करा सकता। बड़ी कोशिश कई, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये भाजपा वाले कहाँ हैं। ये जमात यहाँ पर भी तो ये थी, इनको तो इन्होंने 25 सीटें दी थी। एक दिन इनका सदर कहता है मेरी डेड बॉडी पे, दूसरे दिन दूसरी जगह से चलता। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, अब रुक गया ये पीला पंजा रुक गया। और मैं इसके लिए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी मुबारकबादी देता हूँ कि जो उन्होंने समझ लिया कि लोगों को तकलीफ हो रही है। और मैं एलजी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। भाई जो हमारे लोगों को राहत थोड़ी सी देगा हम तो शुक्रिया करेंगे। हम वो लोग नहीं है जो शुक्रिया नहीं करते। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के खिलाफ जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने आज एक रोज़ा अलामती हड़ताल की है। अगरचे
बार एसोसिएशन ने वाज़ेह किया है कि वो आवाम के नुमाइंदे हैं और मुंतखब हुकूमत को ये फैसले करने चाहिए। हम इसकी मुखालफत करते हैं और अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स वापस नहीं लिया गया तो हम जम्मू को भी बंद कर देंगे। पिछले कई महीनों से ये सवगाहट थी कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नाम की कोई चीज़ चिड़िया जो है वो जम्मू कश्मीर में भी अपने पंख फहरा रही है, लेकिन कई जगह से कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सत्ता के साथ जुड़े हुए थे उनका आश्वासन आता रहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन परसों की रात अचानक से एक एसओ के थ्रू जो है, मैं तो ये कहूँगा कि जो बिना चुनी हुई लोगों की सरकार के द्वारा, जो ऊपर से बिठाए हुए लोगों द्वारा, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो था एक एसओ निकाला और लोगों को ये फरमान जारी कर दिया कि आप जो है 1 अप्रैल से एक और जजिया, एक और टैक्स, टोल टैक्स, जम्मू कश्मीर को तो आजकल नाम ही टोल टैक्स का दे दिया हुआ है, और ऊपर से ये अब जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये जम्मू कश्मीर के गरीब अवाम, क्योंकि ये लोग जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को आज रन कर रहे हैं, एक टाइम पे ये कहा जाता था, सेंटर की सरकार भी ये कह रही थी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही थी कि पिछले 70 सालों की सरकारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। अगर जम्मू कश्मीर को लूटा है तो आम लोगों को लूटा है, अगर आम लोगों को लूटा है तो उनके पास पैसे नहीं हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो कहाँ जायज़ ये बात कह जाती है कि जब आप एक तरफ कह रहे हो कि इनको लूटा गया है तो दूसरी तरफ एक और लूट की मार जो है उन लोगों को दे रहे हो। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम बीइंग ए सिविल सोसाइटी का हिस्सा होने का, हम सारी सिविल सोसाइटी को लामबंद करेंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लामबंद करेंगे, सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठेंगे, सभी के साथ हम लोग मुतालबा करेंगे और आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है उसके लिए तैयारी करेंगे। और मैं आपको बात कह दूं कि जब भी जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने लड़ाई का मन बनाया हो और इन बातों के ऊपर जो लोगों को, आम लोगों को अगर इन्होंने तब तक के लिए मुतविल नहीं किया जब तक चुनी हुई सरकार नहीं आती, तो हम जो है सड़कों पे भी उतरेंगे, सरकार के साथ खिलाफ मुजाहरा भी करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे प्रधान साहब ने कल ही अनाउंस कर दिया था कि अगर जम्मू बंद की बात भी हमें करनी पड़ी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। शालमजी यारी खा कुलगाम इलाके गुज़श्ता रात मिट्टी का तोदा गिरने और जमीन खिसकने की वजह से नंदीमर्ग दमहाल हांजीपुरा की अहम राब्ता सड़क तबाह हो गई। मिट्टी का तुदा गिरने और जमीन खिसकने के जद में आकर 2 रिहायशी मकान और 2 दुकानों को नुकसान हुआ है, ताहम किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इधर जिला इंतजामिया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंद रास्ते को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया और मुतासिरीन को फौरी इमदाद फराहम की गई। हुक्काम ने कहा कि सड़क को जल्द बहाल किया जाएगा। हुक्काम ने अवाम से ताउन की अपील की है। एडिशनल डीसी वकार अहमद गिरी और दीगर अफसरान ने इलाके में हालात का जायजा लिया। यारिखा नंदीमर्ग का मेन रोड है और मेन रोड पे ही ये लैंडस्लाइड आ गया है। इसमें अब तक जो हमने एसेस किया है वो है कि स्ट्रक्चरल डैमेज है, फॉर्चुनेटली कोई जानी नुकसान नहीं है। स्ट्रक्चर्स में 3 जो दुकानें हैं वो शदीद तौर पे ख़त्म हो गई है इसमें लैंडस्लाइड में। 2 मकान हैं नीचे जो रिहायशी मकान है उनको भी काफ़ी डैमेज हुआ है। उसके बाद 2 और दुकानें हैं उनका पार्शियल डैमेज है। सबसे पहले हमने इस रोड को सील करवाया है ताकि लोगों का आमदरफ्त यहाँ से बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी खदशात है कि लैंडस्लाइड और आ सकता है। उसके बाद हमने जो इसका बाईपास रोड है ऊपर जो जाता है वहाँ से हमने वो रिस्टोर कराया है ताकि आमदरफ्त में प्रॉब्लम ना हो, लोग वो बाईपास यूज कर सकते हैं जब तक ये रोड जो है वो हम क्लियर कर लें। लोगों के लिए सिंपल मैसेज मेरा यही रहेगा कि लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वी हैव बीन फॉर्चुनेट कि कोई जानी नुकसान नहीं है। स्ट्रक्चरल डैमेज जो भी है लोगों को, ये जो लोग हैं जो इसमें मुतासिर हुए हैं उनको पूरी इमदाद की जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। तो ये नम या रोज 2:30 बजे पान टास पे बूज ना मकान आए ना वसित हम गई निद्र मन हुशियार यमो कर पत ओर योर रबत तो यमो मन द्राय तमी सत पे यह मकान तक वसित, मगर बन मे गवर्नमेंटन के तरफ मन शाड़ तोर्मुत मदद तोर्मुत तम दह 2018 मज नुकसान कुता गो नुकसान गो मे गो लगभग रुपये 4 लाख नुकसान। सर इनके पास कुछ नहीं है सर, कुछ सहारे नहीं है सर। 3 बच्चे आम है सर, ये देख कर भी नहीं सकता सर कुछ सर। इस वक्त ये कभी किसी जगह अगर मतलब जगह बैठने के लिए नहीं सर, बहुत प्रॉब्लम। हम लोगों की अपील करता सर, गुजारिश करता सर, अगर कुछ 10 रुपया 20 रुपया इसको खाते में डाले इनका घर बसर हो जाएगा। अपील कर लुकन गवर्नमेंटन अगर कस फी सबिलिल्लाह आस मदद अगर कर 10-20 रुपये अस दान कर्ज कहन मे बच्चे 3 मे अमिस पाने खानदर त कोर्मुत बन हेक मालिन त वनित मे आव वनकन बनित मे करियो मदद ना ना ना। कोई किस्म जानी स्लाइड बहुत बड़ी है, इसलिए हमने पहले इमीडिएटली
यहाँ से कहा कि लोगों को या बच्चों को जो इसके करीब थे उनको हटाया, पुलिस लगाई थी ताकि कोई जानी नुकसान नहीं हो। ये जो रोड है ये जो रोड है ये कब तक आप लोग क्लियर करेंगे? इंशाल्लाह ये लैंडस्लाइड बहुत बड़ा है, खुद मैंने आवाज सुनी, ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, हमें इसमें कम से कम 2 दिन लगेंगे और क्लियरेंस भी बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस क्लियरेंस भी ये लैंडस्लाइड आ सकता है। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस रोड को पहले ही लोगों की हिफाजत के लिए बंद कर दिया गया है। अल्टरनेट रोड अभी है जहां से लोग जा सकते हैं, जहां से ट्रांसपोर्ट की आमदरफ्त जो है वो बहाल हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी इंतजामिया ये चाहती है कि इस रोड को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और इसको जो है काबिल आमदरफ्त बनाया जाए। उसके साथ साथ जो मुतासरीन हैं उनकी भी भरपूर जो है मदद की जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शालमची, यारखा, कुलगाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सकीना इत्तू ने हल्का इंतखाब दमहाल हांजीपुरा के शालमजियारी खा इलाके में लैंडस्लाइड से मुतासरा कुंबों से इजहार हमदर्दी करते हुए इंतजामिया से फौरी मदद पर जोर दिया। उन्होंने ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल करने के अलावा मुतासरीन की भरपूर मदद की अपील की। ये जो दंदी मरग शालमची में जो लैंडस्लाइड हुआ है कल रात को, जिसकी वजह से बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं, 2 मकान और 2 दुकानें जो है पूरी तरह तबाह हो गई हैं। तो मेरी गुजारिश है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ऑन स्पॉट जाके तहसीलदार और डीसी साहब और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनको मौके पे जाके जायजा लेके और उनको कंपनसेट करके, ताकि वो बेचारे उनका रहने का इंतजाम हो जाए, उनको रिहेबिलिटेट करे जो फैमिलीज है जिनको नुकसान पहुंचा है। मेरी ही मौदवाना गुजारिश है सरकार से, क्योंकि इस वक्त वो लोग काफ़ी मुसीबत में है, मुश्किलात में है, सरकार जल्द अज जल्द उनकी मदद करे। जिला रामबन के सब डिवीजन गूल के इलाके डक्सर सिंगलदान में जमीन खिसकने के वाकये में 16 घर मुकम्मल तौर से तबाह हुए हैं। गूल रामबन सड़क राब्ता मुनक़ते हो गया। वहीं बिजली के तरसीली निज़ाम को भी काफी नुकसान पहुंचा। जमीन खिसकने से जंगलात के बड़े हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। इब्तिदाई तौर से जिला इंतजामिया ने मुतासरीन को टेंटों में शिफ्ट किया है। वहीं जम्मू से महकमे माइनिंग और जियोलॉजी के माहिरीन जाए हादसे का जायजा ले रहे हैं और तमाम तर पहलुओं का बारीकी से मुशाहिदा किया जा रहा है। जिला इंतजामिया और सब डिवीजन इंतजामिया ने मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। मुतासरीन के लिए जो टेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए हुए थे हमने, वो उसी में फ़िलहाल टेम्परेरीली रह रहे हैं, लेकिन आइंदा के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये ज़मीन यहाँ पे सेटल हो जाए और हम इनको परमानेंटली कहीं पे शिफ्ट करें। उसके लिए भी हम PMAY जैसी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम उनको एक्टिवेट कर लेंगे और इनको मकानात परमानेंट बेसिस पे। इसके लिए ये सलबला दाड़म रोड जो है वो थ्रू है लाइट व्हीकल्स के लिए। तो हैवी जो है हैवी व्हीकल्स फ़िलहाल हम उसके लिए दूसरा एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। हमने लिखा हुआ भी है गवर्नमेंट को, ये बोलनी टाप गुजर गली से जो पोर्शन आता है 500 मीटर्स का, वो प्रपोजल गया है। तो मेरा मकान सर स्लाइड में चला गया है, बह गया है सर। तो और ये टेंट भी हमें दिए सर, और कम्बल भी 2-3 दिए। एडमिशन पे आए थे, DC भी आए थे सर मौके पर, और ये हमारे साथ मदद होनी चाहिए। इसमें हमें गुजारा नहीं हो सकता है सर, और हमें कुछ देना चाहिए गवर्नमेंट ने। तो और खाना शाना भी तो हमने खाया है सर, लोगों ने बहुत मदद। उधर गुरेज के कुंजरवन इलाके में फौज ने सड़क से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। मकामी सरपंच के मुताबिक इलाके में बर्फ हटाने के काम पर मामूर मशीन खराब हो गई, जिसके बाद इलाके में तैनात फौज ने बर्फ हटाने की अपनी मशीन काम पर लगाकर इस सड़क को खोलने का काम शुरू किया। मकामी लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आर्मी का, जो हाल में यहाँ पर लोडर हमारा ख़राब हुआ, इस वजह से हमारा तारबल बगतौर रोड बंद था। 15 दिन से रोड बिल्कुल बंद था। हम शुक्रगुजार है आर्मी का, 13 कुमाऊं का, खासकर 13 कुमाऊं का, जिसने आज अपना लोडर लाकर हमारा रोड थ्रू किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आर्मी का, क्योंकि हर वक्त जो भी काम होगा, जो भी यहाँ हमारा कोई मुसीबत आएगी, वो आर्मी हमारे साथ साथ है। मैं एक बार फिर आर्मी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमारा रोड थ्रू किया। हमारा कोई बीमार होता, कुछ होता, बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उस प्रॉब्लम को दूर किया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आर्मी का भी प्रॉब्लम दूर करेगा। हर वक्त हम आर्मी के साथ हैं, कदम कदम आर्मी के साथ हैं। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि जलजले के दौरान सबसे ज्यादा तबाही इमारत गिरने की वजह से होती है।
कश्मीर हमेशा जलजले के निशाने पर है क्योंकि ये एक ऐसे इलाके में वाक़ है जहां जलजलों का सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में कश्मीर की पुरानी तर्ज तामीर जलजले की तबाही को काफी कम कर सकती है। देखिए न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद की यह खास रिपोर्ट। श्रीनगर शहर का डाउनटाउन इलाका, इन इमारतों को देखें। माहिरीन की माने तो यहाँ जलजले के दौरान सबसे कम खतरा है। यहाँ पर जो भी पुरानी इमारत दज्जी दीवारी या तख्त तराज पर बनाई गई हैं, उनके जलजले के दौरान गिरने या तबाह होने का खतरा काफी कम है। 2005 के तबाहकुन जलजले के बाद यहाँ यूनेस्को ने एक तहकीक की और एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें दज्जी दीवारी और तख्त तर्ज तामीर को जलजले के खतरात से महफूज करार दिया गया। मकामी बुजुर्ग भी अपने तजुर्बे की बुनियाद पर इसकी तायीद करते हैं। मकान कर आसान तम अकिस पे रोजान डक इंसान बचान स्लेब वनस यह एकदम पेवान यह त्रटि कर पे हथ या दा यह त्रावान कंसी लुकन आव पोस अड़न अड़िस बिचार गरीब तम दजदवरी वन कर कुन पोरस बाकी त्रे पोर दो पोर अलाव की बन शे पोर। डायरेक्टर डिजाइन्स इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज समीर हमदानी कहते हैं कि कश्मीर का ये कदीम तर्ज तामीर न सिर्फ जलजले के दौरान जानी व माली नुकसान को कम करती है बल्कि सस्ती भी है। दज्जी दीवारी का कंस्ट्रक्शन का पैटर्न है, 2 मंजिला इमारत 3 मंजिला हो, ये स्वे ले सकती है, यानी ये अपनी मेन पोजीशन से हलेगी बिकॉज उधर भूचाल का जो झटका है, देन वापस आएगी। सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इसमें है। उसके साथ इसके इनहेरेंट जो आपका फ्लोर सिस्टम है वो भी लकड़ का, सो इट मेक्स इट अ वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम टू वर्क विद, आप जो इसको कहते हैं कि जी भूचाल के साथ। दूसरी बात है कि आखिरकार है क्या 4 इंच की दीवार है, खुदा न खास्ता अगर गिर भी गई वो नुकसान नहीं होगा जो 14 इंच की दीवार से होगा, वो नुकसान नहीं होगा जो कि आरसीसी स्लैब आपके सर पे गिरे उससे होगा। कश्मीर में अब दज्जी दीवारी और तख्त की तर्ज तामीर गायब हो रही है और इसकी जगह कंक्रीट ने ले ली है। आज दिन रिश्ते के हैं दज्जी दीवारी कि कंक्रीट मकान सुना गरीब नजर वुछा क्या बनाया दज्जी दीवारी, अगर खरीदार थी कंक्रीट वगैरह मगर वुछान की। मैं ये कह सकता हूँ कि समवेयर इट हैज एस्केप्ड आवर अटेंशन बोथ एज अ कम्युनिटी and even as practitioners, as an architect, as a designer, as an engineer, शायद हम ये भूल गए कि हम आम मकान मालिक को ये we don't impress upon him कि ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। आपकी आजकल बिल्डिंगें बन गई हैं, ऊपर से नीचे तक ग्लेजिंग आ रही है, 3 मंजिला ग्लेजिंग है। What do you do about it? That will shatter down and collapse, है ना? So if the structure might survive, but that doesn't mean कि each and every element of that building will survive. So ये चीज़ है कि hazard कहाँ कैसे है, how do you access hazard in terms of the building. जम्मू कश्मीर के अक्सर जिले सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, यानी जलजले का सबसे ज्यादा खतरा। कुछ माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि एक बड़ा जलजला कभी भी जम्मू कश्मीर में लर्जा पैदा कर सकता है। 2014 के सैलाब ने कई पुरानी इमारतों को कमजोर भी कर दिया है। जलजले की कोई पेशगोई तो नहीं कर सकता, लेकिन इस नुकसान को कम करने की कोशिश की जा सकती है जो जम्मू कश्मीर में कहीं नजर नहीं आती। कश्मीर में 2005 के तबाहकुन जलजले के दौरान शुमाली कश्मीर में ज़्यादा तबाही हुई। उस तबाही के बाद कई प्रोग्राम चले, कई तरबियती प्रोग्राम और कैंप चले पुराने तर्ज तामीर यानी आर्किटेक्चर को फ़रोग देने के लिए। दज्जी दीवारी और उरूसी उसमें ख़ास तौर से शामिल थी, लेकिन उसके बाद रात गई तो बात गई। हमारे गर्म सर्द मिजाज की तरह वो बात भी, वो तरबियत भी 1 साल के दौरान ही ख़त्म हो गई और इंजीनियर और आर्किटेक्ट वो कहानी ही भूल गए। तुर्की और ताजिकिस्तान में हाल ही में हुई तबाही के बाद अब फिर से वो याद सताने लगी है। उम्मीद है कि अब की बार इस सिलसिले में कोई ख़ास और मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश की जाए। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर का मशहूर वेटलैंड हुकरसर को एक अहम माहौलियाती सयाहती मकाम के तौर पर तैयार किया जा रहा है। सयाहत को फ़रोग देने के लिए महकमा जंगली हयात इस वक्त
इस वेटलैंड को नई शक्ल देने में मसरूफ है। इस नए इको टूरिज्म वेटलैंड में बोटिंग की सहूलियात, चिल्ड्रन पार्क, खाने की जगह और पूरे वेटलैंड में परिंदों को देखने के नए पॉइंट्स होंगे। इस ब्यूटिफिकेशन का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और चंद माह में इस जगह को खोल दिया जाएगा। महकमे ने तजावुजात से 3000 कनाल से ज्यादा अराजी वापस हासिल करने के साथ साथ मजीद वाटर चैनल्स की खुदाई भी शुरू कर दी है। जो हमारा होकरा है ये गुलमर्ग के पाथवे में पड़ता है, तो यहाँ पर हम एक स्टॉप ओवर क्रिएट करना चाहते हैं टूरिस्ट्स के लिए, बर्ड वॉचर्स के लिए। तो इसमें हमने अपना जो ये हमारा कैंपिंग ग्राउंड है इसको भी डेवलप कर रहे हैं। इसमें हमने चिल्ड्रन पार्क बनाई है, कुछ वॉशरूम फैसिलिटीज और ईटरी, और यहाँ पर हम बोट राइड्स भी रखेंगे। इसमें हम कुछ एरिया डिफाइन करेंगे जहाँ पर ये टूरिस्ट्स जाएंगे और बोट राइड किया करेंगे। उसके अलावा हम कुछ वॉच टावर्स भी इसमें लगाएंगे जिसमें बर्ड वॉचर्स आएंगे, वो बर्ड वॉचिंग करेंगे। तो इसके ये आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, ये फैसिलिटीज उसमें हमने चिल्ड्रन पार्क वगैरह ये ऑलरेडी वी हैव डेवलप्ड। अब हमें इस बार और ये जो हमारा डिफेंस शेड तक हमारा पाथ है इसको भी हम मजीद जायज़े नज़र करेंगे। उसमें हम हमारा एक प्लान पूरा बना हुआ है जिसके तहत हम इसको डेवलप करेंगे। हम अपने इस होकर सर को डेवलप करने के लिए हमने एक जामिया मंसूबा बनाया हुआ है। एक तो पूरे वेटलैंड्स के लिए है, दूसरा हमारा सिर्फ जो होकरा के लिए है जिसको हम एज इको टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कुछ फैसिलिटीज हमने ऑलरेडी क्रिएट की हैं। दूसरा हम कर रहे हैं वही बोट वेज बना रहे हैं और बोटिंग के लिए टूरिस्ट जा सकेंगे जिसको हम आउटसोर्स करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे वॉच टावर्स हैं जहाँ पर ये बर्ड वॉचर्स आएंगे और वो बर्ड वॉचिंग के लिए उनके लिए प्रोविजन रहेगा। तो इस चीज से मुझे लग रहा है बेशक बहुत अच्छा है, मतलब विजिटर्स यहाँ बहुत सारे आ सकते हैं। अगर इससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट, मतलब 5 ईयर एक्शन प्लान यहाँ पे चल रहा है ना जिसमें आप मैनेजमेंट वगैरह ये कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा, बहुत ज्यादा। और मतलब विजिटर्स के लिए भी बहुत अच्छी साइट रहेगी और होपफुली कि अब आगे भी मैनेजमेंट चलता रहे, कहीं रुके ना, तो फिर तो है आपको पता है कि इम्प्रूव हुआ है और होगा भी आगे। खबर बांडीपुरा से, जहां जिला इंतजामिया ने अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी के ताउन से बांडीपुरा के अठुतो इलाके में पहली बार स्नो फेस्टिवल मुनक्किद किया। फेस्टिवल का मकसद मौसम सरमा की सयाहत और सरमाई खेलों को इलाके में फरोग देना है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद की क़यादत में सैकड़ों पुरजोश और एडवेंचर से मोहब्बत करने वाले नौजवानों का इस्तकबाल किया गया। मकामी फनकारों ने गुजरी कबायली गीतों से मेहमानों का इस्तकबाल किया। जो हमारा इलाका है ये टूरिज्म मैप पे ऑलरेडी है, यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आते हैं, बट आने वाले टाइम में जिस तरह से यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटीज और बढ़ी हैं और अब होम स्टेज की भी यहाँ पे बात की गई, आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा टूरिस्ट फ्लो यहाँ पे रहेगा और ये ऐसी जगह है जहाँ 12 महीने टूरिस्ट फ्लो रह सकता है। जिला पुलवामा के तरछिल इलाके की कुछ अफराद ने शिकायत की है कि आज सुबह फजर की नमाज के वक्त 2 नामालूम अफराद ने जामा मस्जिद के पास लूटमार की वारदात अंजाम दी। बताया जा रहा है कि फजर की नमाज के लिए मस्जिद को जाने वाले 5 अफराद को 2 नामालूम अफराद ने नकली हथियार से डरा धमका कर लूट लिया। मुतासरीन का कहना है कि मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर 2 अफराद ने इन्हें हथियार के बलबूते पर धमका कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान रकम और दीगर चीजें लूट ली। मुतासर अफराद ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। तम नफर गान सूत पता नकली कि आर्जिनल गान तम पे मस्जिद गेटस लकुट गेट खोवड़ साइड मस्जिद शरीफ तम पे नमाज दिवान तमिस कर हैंड कर तलाशी अड़न कड़न मोबाइल बे पोस मोबाइल थे कथित देवार पे जामिया मस्जिद शरीफ देवार पे मगर पोस निक अकिस निक तमिस नाव अली मोहम्मद हाजी तमिस निक लगभग 500 रुपये बे वॉलेट बे पैन कार्ड तो आधार कार्ड तो ATM कार्ड बे क्या ब्या जावेद अहमद मोहन तमिस निक जनाब 6,000 रुपये बे वॉलेट बे तथ मज कार्ड तम तह 5 मिनट पे 6 नमाज पढ़ने गेटस नश वो सतन तलाशी कार्ड वार्ड कर सारी बेस में 500 आधार कार्ड वो सो रुप में अथस के बाकी था ये पत्थर
अम ब्रो ऑलरेडी अली मोहम्मद डारस कर तलाशी तमिस 35,000 रुपये बे कार्ड वार्ड सोरे तमी वो 35,000 गंजर तमो ती कह अलबत् तमो नी पोस वोस हेत कार्ड वार्ड सोरे बटवु हेत तो चल यप डुल यहां आज गो थोड़ा पूछताछ गई कम कम मगर तमो दोप खोज योर मस्जिद जुगर तम प्रेत कंस कर तलाशी नमाज 5-6 तोतान तम सारी तलाशी कर यमिस तम पोस तमिस दपान कार्डस मज तम थव सा पत्थर ये तो चान गेटस अंदर गेट कर ब्रेकवाद खबर पाकिस्तान से है, जहां महंगाई से लोग बेहाल हैं। पाकिस्तान में सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में हर चीज की तरह आटा भी बहुत महंगा हो गया है। कंगाल की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। पाकिस्तान की आवाम भी कुछ इसी तरह महंगाई की चक्की में पिस रही है। लाहौर में एक चक्की की दुकान है जहां आटा 140 किलो रुपए बिक रहा है और लोग लेने को मजबूर हैं। लाहौर के नागरिक मोहम्मद सज्जाद कभी एक साथ 20 किलो आटा लेते थे, लेकिन आज वो मात्र 1 किलो आटा लेने इस चक्की पर आए हैं। आटा लेने के लिए क्या है, 1 किलो आटा लेने के लिए आया हूँ। 20-20 किलो आटा लेके जाता हूँ। इस गवर्नमेंट ने खाना खराब करके रख दिया आवाम का। ये अपने केस माफ करवाने के लिए आवाम को इनको कोई ख्याल नहीं है। हाँ जी, इनको शर्म करनी चाहिए। वो जो महंगाई आई है, कैसे आप गुजारा कर रहे हैं? मरेंगे और क्या करेंगे हम, और तो कोई तरीका नहीं है। आटा कैसे किस रेट पे लिया आपने? 140 रुपये किलो। और अभी कहते हैं और मजीद बढ़ेगा, ये 200 रुपये तक भी जाएगा। मरेंगे हम, और क्या करेंगे। इनको तो अपने केसों की पड़ी, हम क्या करें। वहीं आमिर कहते हैं कि इस महंगाई को देखकर लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि लगता है कि पाकिस्तान में सुनामी आने वाली है। सर ये चक्की का आटा इसलिए है कि 2 नंबर आटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। दूसरी एक और बात ये है कि आटे में मिलावट ऐसी हुई है कि लोग बीमार बड़े हो रहे हैं, ये आटे की वजह से। जो बाहर आटा इन्होंने आना इधर 140 रुपये, ठीक है, बाहर 130 रुपये 120 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो आटा खाने वाला नहीं है। खाने का मतलब ये बीमार बंदा हो जा रहा है। लगता यही है कि ये इधर सुनामी आ जानी है, मतलब ये कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रहना, सारा ख़त्म हो जाना है। ये जो हुकूमत कर रही है, जो हुकूमत चाह रही है, वो चीज़ इन्होंने कर देनी है, लेकिन जो हल्के तबके के लोग हैं ना, वो सारे ख़त्म हो जाने हैं, कुछ ले नहीं जाना, घर में कुछ खाने के ले नहीं जाना। दुकान के मालिक कहते हैं कि आटा पहले 80 रुपए किलो था, फिर वो 160 रुपए किलो हुआ और अब आटा 140 रुपए किलो बिक रहा है। और गाँव ज़रूर है, लेकिन ज़रा कम है महंगाई के दौर में। आटा भी महंगा है। पहले आटा जो 80 रुपया था, अब 160 रुपया था। 160 से 20 कम हुए हैं, 140 है, लेकिन अभी भी महंगा है 80 के हिसाब से। तो गाँव ज़रा कम है। पाकिस्तानी रुपया आज डॉलर के मुकाबले 262 रुपए पर खड़ा है। मुद्रा में गिरावट के बाद पाकिस्तान में आटा, चावल, दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तानी सरकार दावा कर रही है कि लोगों को सब्सिडाइज आटा मुहैया कराया जा रहा है, जिसकी कीमत 65 रुपए प्रति किलो है, लेकिन आवाम का मानना है कि आटा खाने लायक नहीं है। 140 अब तो मिल रहा है। अच्छा, पहले 160 था। हाँ जी, तो भाई सरकारी आटा मिल रहा है, वो नहीं सही आटा है, वो काला होता है, रोटी भी नहीं अच्छी बनती, खाते जो पेट में दर्द होती है। असी तो गवर्नमेंट ने है कि गरीबों का सोचो, जो गरीबों ने खाना वो सस्ता करो, बस यही हम चाहते हैं। तो रेट था 12 रुपये का, अब गवर्नमेंट दिए में 15 रुपये का, 25 रुपये का नाम दिया हुआ है। हम गवर्नमेंट के रेट पे चलते हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे, मगर गवर्नमेंट में कम्प्रोमाइज़ करे तो जब हमें आटा महंगा मिलेगा हम मजबूर हो जाते हैं। तो बिल भी आते हैं, बिल भी अच्छे हैं, तो सीखा सर भी अच्छे हैं, लोग कोको में हम चलते हैं। हर दिन मुश्किल से मुश्किल है, हर चीज का रेट ज्यादा है। 2100 रुपए का 15 किलो आटे का थैला मिल रहा है। रेट्स 2 गुने 3 गुने हो गए हैं। पाकिस्तान की आवाम परेशानी की हालत में है। पंजाब और सिंध गेहूं पैदा करने वाले 2 बड़े प्रांत हैं।
जहां आटा 145 से 160 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कीमतें और भी ज्यादा हैं। पाकिस्तान रोटी रोटी को मोहताज हो रहा है। वहीं पेट्रोल की कीमतों के कारण आवाम के मुंह से हाय निकल रही है। लाहौर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 250 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल 263 रुपए में बिक रहा है। तो कह रहा हूँ कि पेट्रोल 400 रुपए भी कर दे तो आवाम जिस दिन 400 होगा एक दिन पहले फ्यूल डलवाएगी, मगर ये है ना कि उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे। वो एक दिन पहले सारी लाइन लगी होगी, हम डलवा किस लिए रहे, मगर ये नहीं पता कि 400 पे जा क्यों रहा है। सर क्या कह सकते हैं, गरीब आवाम को इन्होंने मारा हुआ है। वो आते हैं वो चोर हैं, वो आते हैं वो चोर हैं। महंगाई हर बार हम पे पड़ती है, उन पे क्या हो रहा है, क्या कह सकते हैं अब हम इसको। जो 25-30 हज़ार रुपया कमाने वाला बंदा है, जिसके 4-5 बच्चे हैं या घर के अफराद हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। बिजली का बिल, स्कूल की फीसें, ये आटा चीनी मतलब सौदा सरफ जो लेना वो तो इंतहाई नामुमकिन हो गया। ये मौजूदा सरकार इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन जनता पिस रही है। IMF से बेल आउट पाने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में मिनी बजट पेश किया, जिसके बाद टैक्स वसूली के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ाई गईं। पेट्रोल की कीमतों में 22 रुपए और डीजल में 17 रुपए का इजाफा किया गया। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सरकारी खर्च को कम करने के लिए कुछ घोषणाएं की, लेकिन जनता को राहत कब मिलेगी ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पाकिस्तान की मईशत अपने बदतरीन मरहले से गुजर रही है। अफरात-ए-ज़र ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के मकबूल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोगों के मुताबिक अगर पाकिस्तान को मोदी जैसा वज़ीर आज़म मिल जाए तो पाकिस्तान के हालात भी सुधर सकते हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि मोदी की वजह से हिंदुस्तान के लोग खुशहाल हैं और हिंदुस्तान की मईशत बेहतर है। इनका कहना है कि पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान के मुसलमान काफ़ी खुश हैं। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ इंडिया से, अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है। यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है, तो इस मुल्क को वो ऊपर ले कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही है, मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं ना कर सकेंगे, आप कहेंगे हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं, देगा वो। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज को मानना चाहिए। बच्चों की खुशी में वालिदैन की खुशी है, इनके दम से जिंदगी की तमाम खुशियां हैं। बच्चा या बच्ची को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचने पर वालिदैन बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। अगर बच्चे को किसी मोहलिक और जानलेवा आर्जा हो जाए तो ऐसे वालिदैन के लिए दिल की कैफियत को लफ्जों में बयान कर पाना मुहाल है। 14 साल की अलवीरा खान के वालिदैन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अलवीरा खान मोरूसी आर्जा विल्सन से मुतासिर है। विल्सन बीमारी में जिगर, दिमाग और दीगर आज़ाए रईसा में
कॉपर जमा हो जाता है, जिससे इन आज़ा की कारकर्दगी मुतासिर होती है। अलवीरा का इलाज हैदराबाद के रैम्बो अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों ने लीवर ट्रांसप्लांट कराने का मशवरा दिया है। इस बड़े ऑपरेशन के लिए तकरीबन 30 लाख रुपए की खतीर रकम दरकार है। इतनी बड़ी रकम ऑपरेशन के लिए जुटा पाना वालिदैन के लिए मुश्किल है, इसलिए वो मदद के लिए दस्त दराज कर रहे हैं और आपसे मदद की ख्वाहिश करते हैं। स्क्रीन पर दिए बैंक अकाउंट नंबर और गूगल पे के जरिए आप रास्त तौर पर माली मदद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम जोन हाजिन ने टाउन हॉल हाजिन सोनवारी में टीचर्स का एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के जुमरे में शामिल किया जाए। RET फोरम ने तमाम असातिज़ा को अपने मुश्तरका मुतालबात को लेकर एकजुट और मुत्तहिद होने पर जोर दिया। प्रोग्राम की सदारत खालिद रफीक ने की। इस मौके पर जोन सुंबुल और जोन हाजिन के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम के जुमरे में इन्हें शामिल करने और NPS स्कीम को कल अदम करार देने का मुतालबा दोहराया। असातिज़ा ने टाउन हॉल से जोनल एजुकेशन ऑफिस हाजिन तक एक रैली निकाली और सरकार से OPS की बहाली का मुतालबा किया। या मीटिंग का मुद्दा मकसद यह है कि जो हमारे स्कूल अब खुल रहे हैं उस हवाले से जो बच्चों के दरमियान जो गैप्स रही है उनको फुलफिल करना, NEP 2020 को उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात करना और टीचर्स को जो अब नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई जो अब आपको पता ही होगा कि अब जो नई अटेंडेंस आई है, GPS सिस्टम अब लागू होगा, तो टीचर्स को इन हवाले से भी अवेयर करना एक हमारे राइट्स और साथ साथ हमारी ड्यूटीज़, उस हवाले से हमारा प्रोग्राम जो है वो इस वक्त यहाँ पे चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से सरकार तक, LG साहब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके NPS को जो है उसको स्क्रैप किया जाए और OPS को रेस्टोर किया जाए, क्योंकि हम ये जो मुशाहिदा किया है, जो NPS मुलाजिमीन रिटायर हुए हैं उनकी ज़िंदगी हमने देखी, उनको 600 का रहता है फिर वजीफ़ा रिटायरमेंट के बाद। हम इस चीज़ को कभी भी काबिल कबूल, हमारे पास इस चीज़ को हम कभी भी एक्सेप्ट। बांडीपुरा में महकमे शिप हस्बेंड्री की जानिब से ट्राइबल सब प्लान के तहत ट्राइबल इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में शिप यूनिट तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट शिप हस्बेंड्री अफसर डॉक्टर शौकत अहमद के अलावा महकमे के दूसरे अफसरान और अहलकार मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत शिप यूनिट कायम करने से लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे और भेड़ पालन का शोबा मुस्तहकम होगा। आज हमने यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। ये एक स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्राइबल ऑफ वेलफेयर्स। ये ट्राइबल सब प्लान में हमें यूनिट्स आए थे डिस्ट्रिक्ट में 25। इससे पहले इस स्कीम में हमने 18 यूनिट्स ऑलरेडी दिए थे, ये ST के लिए ही है। आज हमने जो रिमेनिंग 7 यूनिट्स थे वो दे दिए। इस स्कीम में आपने देखा होगा, एक तो हम इनको 10 फीमेल शीप देते हैं और इसके साथ एक मेल भी। उसके अलावा इस स्कीम में इनका इंश्योरेंस 1 साल का वो भी स्कीम में कवर है। और जो इनका जो बेनिफिशरी जो है, इनसे हम ये इनकी जो जियो टैगिंग करके टैगिंग करके इनको इन ऐप पोर्टल पे इस लाइव स्टॉक को रजिस्टर करते हैं। हमारे पास घास भी है, हमारे पास इलाका भी खुला है, हम बैकवर्ड इलाके के हैं, बाहर भी हमें अच्छी जगह है। तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दुआ भी दी है, इससे पहले हमें भी दुआ दी है और उसके पीछे भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें गवर्नमेंट